आपको एवोल्यूशन की वो कहानी तो याद ही होगी जिसके तहत एक एस्ट्रॉयड धरती से टकराया और इस टकराव ने कई प्रजातियों को धरती से विलुप्त कर दिया। डायनासोर भी उनमें से एक थे, लेकिन इन सभी खतरों से बचकर निकलने वाले जानवरों में से एक रेप्टाइल्स भी थे जो आगे चलकर मॉनिटर लिजार्ड, कोमोडो ड्रैगन और छिपकली की कई स्पीशीज में इवॉल्व हुए। छिपकली के रूप में खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें बहुत से संघर्षों से गुजरना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष भोजन और सर्वाइवल का था, जिससे उभरने की होड़ में इन्होंने कैनिबलिज्म का सहारा लिया और अपनी ही प्रजातियों के सदस्यों को खाना शुरू कर दिया। लेकिन असल सवाल ये है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, वो भी तब जब एक्सटिंक्शन के चलते ये प्रजाति बेहद ही कम संख्या में मौजूद थी। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आखिर ये कितने खतरनाक हैं, खुद के सर्वाइवल के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मॉनिटर लिजार्ड आज भले ही जंगल की दुनिया में एक मशहूर नाम है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब एक्सटिंक्शन के दौर में खुद को बचाने के लिए इन्होंने कैनिबलिज्म का सहारा लिया। खैर, जंगल की दुनिया में आज भी कैनिबलिज्म एग्जिस्ट करता है और कई जानवर इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स में ये मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि कैनिबलिज्म वो प्रक्रिया है जिसके तहत जीव अपनी ही स्पीशीज का शिकार करने लग जाते हैं। कोबरा से लेकर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल तक हमें कई प्रजातियों में ये देखने को मिलता है। मॉनिटर लिजार्ड्स भी इसी तरकीब को अपनाती हैं, या यूं कह लीजिए कि इस प्रजाति में कैनिबलिज्म बेहद ही आम है। लेकिन साइंस की नज़र से स्टडी करने पर हम पाते हैं कि कैनिबलिज्म किसी भी जानवर के लिए अच्छा नहीं है। इसके अपने ही कुछ बड़े नुकसान हैं। दरअसल कैनिबलिज्म के तहत जब जानवर अपनी ही प्रजाति को खाने लगते हैं तो अपने जैसे मांस को पचाने में ज़्यादा एनर्जी और समय लगता है। इसके विपरीत एक आम शिकार को पचाने में लगने वाली ऊर्जा काफ़ी कम होती है। इसके अलावा कैनिबलिज्म में हमें जो सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलता है वो ये है कि इस प्रक्रिया से जानवर धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन खोने लगते हैं। उन्हें अपने बच्चों में और शिकार में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। उदाहरण के तौर पर अगर शेर अपने ही कब्ज को शिकार के तौर पर खाने लगे तो जल्दी ही वो हिरन और अपने ही बेबीज में फर्क करना भूल जाता है। कैनिबलिज्म हमेशा से प्रकृति के नियमों के खिलाफ रहा है। ऐसा करने से पेरेंट्स के जीन्स अपने ही बच्चों से गायब होने लगते हैं। धीरे धीरे पूरी संख्या से वो जीन अपने आप निकलते चले जाते हैं। ऐसा वो जानबूझकर नहीं करते, बल्कि कैनिबलिज्म की प्रक्रिया उनसे ये करवाती है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी समस्या है कि धीरे धीरे कई स्पीशीज एक दूसरे को खाकर अपने आप को धरती से हमेशा के लिए विलुप्त कर लेती हैं। कैनिबलिज्म की सबसे बड़ी खासियत है कि ये किसी भी जानवर में विकसित हो सकता है। केवल मॉनिटर लिजार्ड और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इसे नहीं अपनाते, बल्कि कभी कभी ये ऐसे जानवरों में भी देखने को मिलता है जिनसे कैनिबलिज्म की उम्मीद तक नहीं की जा सकती। उदाहरण के तौर पर 20वीं शताब्दी में ये यूएसए के कई चिकन्स में भी कैनिबलिज्म की दिक्कत उत्पन्न हुई थी। ऐसे में चिकन्स ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था। लोगों के पास तब इस मुसीबत से बचने का कोई इलाज नहीं था, लेकिन फिर यूएसए में चिकन आई ग्लासेस प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, जिसे कई लोगों द्वारा बेचा गया और इसकी भारी तादाद में सेल हुई। कई किसानों ने इस प्रोडक्ट को खरीदा ताकि वो अपनी मुर्गियों की जान बचा सकें। पिंक कलर के ये ग्लासेस चिकन्स में कैनिबलिज्म को रोकने में बड़े काम आए। अगर आप सोच रहे हैं कि चिकन्स में ये प्रक्रिया विकसित कैसे हुई, तो आपको बता दें कि जंगल में चिकन्स अपने इन सदस्यों को स्पॉट कर पाते हैं और वो आराम से उन्हें चोंच मारते हैं। ये उनका आम व्यवहार होता है। लेकिन जब इन्हें हजारों की संख्या में साथ रख दिया जाता है तो प्रकृति का यह नियम काम नहीं करता और ये एक दूसरे पर ही भारी पड़ जाते हैं। व्यवहार के तौर पर जैसे ही वो एक दूसरे को चोंच मारते हैं, तभी ये लड़ाई महासंग्राम का रूप ले लेती है और इसमें किसी एक को दूसरे का शिकार बनना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कई बर्ड्स को बिना किसी कारण के अपने ही स्पीशीज से बचकर रहना पड़ता है, वरना उसकी मौत हो सकती है। खैर, ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन जब कभी कैनिबलिज्म जीवों में विकसित होता है तो ये उनके सोचने समझने की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। खैर, मुर्गियों की बात छोड़कर दूसरे जानवरों पे आए तो कैनिबलिज्म के कई एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। ये केवल चिकन्स तक ही सीमित नहीं है।
चिकन्स का इलाज तो इंसान कर सकते हैं, लेकिन जब ये प्रक्रिया जंगल में फैलती है तो इससे उत्पन्न होने वाली दिक्कतें काफी बढ़ जाती हैं। कैनिबलिज्म केवल जानवरों के व्यवहार और मानसिक रूप में बदलाव नहीं लाता, बल्कि जानवरों को बीमार करने की क्षमता भी रखता है। दरअसल जंगल की दुनिया में कुछ ऐसे पैरासाइट्स और वायरस भी पाए जाते हैं जो केवल कैनिबलिज्म जैसी गलती का इंतजार करते हैं। एक बार अगर जानवरों में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो ये पैरासाइट जानवरों के शरीर में एक्टिवेट होकर उन्हें बीमार कर देते हैं। ये वायरस जानवर की प्रजाति में केवल एक को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे पूरे ग्रुप में फैल जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये प्रक्रिया इतनी घातक है तो जंगल के जानवर इसे क्यों चुनते हैं? इसे अपनाने की बजाय वो अपनी फूड डाइट भी तो बदल सकते हैं। दरअसल प्रकृति भी जानती है कि ये समस्या धरती से जीवन को खत्म कर सकती है, इसलिए जानवरों में ये एबिलिटी होती है कि वो कैनिबलिज्म को आखिरी ऑप्शंस की तरह ट्रीट करते हैं। दरअसल कई जानवरों में ये समझ पहले से ही होती है कि वो कैनिबलिज्म को तब चुनते हैं जब जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता या फिर बाकी भोजन से उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इसके अलावा प्रकृति भी जानती है कि ये समस्या धरती से जीवन को खत्म कर सकती है। इसको अपनाने के जानवरों के पास और भी कई कारण होते हैं। दरअसल विज्ञान बताता है कि अपनी ही त्वचा से मिलने वाले न्यूट्रिशंस आम शिकार से मिलने वाले न्यूट्रिशंस से कहीं ज्यादा होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर गाय अपने जैसे दूसरी गाय को खाना शुरू कर दे तो उनके शरीर में न्यूट्रिशंस की मात्रा घास खाने वाली गाय से कहीं ज्यादा होगी। गाय को छोड़कर बात करें छिपकली की तो हमें इन जीवों में अनोखी रीजनरेशन पावर देखने को मिलती है और उसी के चलते ये अपनी पूंछ को भी शिकार की तरह इस्तेमाल करती हैं। दरअसल छिपकली जानती है कि वो अपनी पूंछ दोबारा उगा सकती है, इसलिए जब भी उन्हें भूख लगती है और खुद की पूंछ को खाने का अवसर आता है तो छिपकली पीछे नहीं हटती। आपको बता दें कि एक छिपकली की पूंछ में हेल्दी फैट होते हैं जो उसके शरीर के लिए न्यूट्रिशंस होते हैं। ऐसे में आप ये भी कह सकते हैं कि छिपकली के लिए उसकी पूंछ एक तरह की न्यूट्रिशंस स्टोरेज होती है जिसे वो वक्त आने पर इस्तेमाल करती है। खैर, छिपकली के बाद अब बात करते हैं मॉनिटर लिजार्ड की। तो हालांकि इनकी शारीरिक बनावट छिपकली से मेल खाती है और इनके पास छिपकली से ज्यादा बड़ी पूंछ भी होती है, लेकिन ये अपनी पूंछ को शिकार के रूप में नहीं खाती है। ये ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है। एक बड़े शिकार को संतुष्ट करने के लिए लगने वाला फैट स्टोरेज की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे में एक बड़ी पूंछ भी इनकी भूख नहीं मिटा पाती। दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। इन जीवों के पास भी बहुत बड़ी पूंछ होती है, लेकिन शिकार के तौर पर वो अपनी बड़ी पूंछ को नहीं खाते। हालांकि ये पूंछ उनका सबसे बड़ा हंटिंग टूल होता है, लेकिन भोजन के तौर पर 9.8 फीट लंबी पूंछ भी उनकी भूख शांत नहीं कर सकती। अगर वो इसे खा भी लें तब भी उसे बढ़ाने में लगने वाली एनर्जी ज्यादा होती है। ऐसे में खुद को जिंदा रखने के लिए मॉनिटर लिजार्ड और कोमोडो ड्रैगन के पास एक ही चारा होता है और ये चारा होता है कैनिबलिज्म का। इंडोनेशिया के द्वीप में रहने वाले छिपकली की प्रजाति के पास लिमिटेड फूड सोर्स होता है। कई बार बहुत कुछ खोजने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे में ये अपने बेबीज या यंग कोमोडो ड्रैगन को खाना शुरू कर देते हैं। बेबीज कोमोडो ड्रैगन एडल्ट्स के प्रति लड़ाई में कभी जीत नहीं पाते और इसीलिए अपने ही माँ बाप के हाथों मारे जाते हैं। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि केवल 4 द्वीपों तक सीमित होने के कारण कोमोडो ड्रैगन आकार में जरूरत से ज्यादा बड़े होते हैं और ये वहाँ के इकोसिस्टम की टॉप प्रेडेटर होते हैं। इंडोनेशिया के जंगलों में इनका कोई दुश्मन नहीं होता। ये अपनी संख्या और साइज पर कंट्रोल रखने के लिए भी एक दूसरे को खाते हैं ताकि सभी को बराबर स्पेस और भोजन मिल सके। अगर ये अपने साथियों को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी और इनका आकार भी बहुत बढ़ जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि संख्या पर लगाम लगाने का ये प्रकृति का अपना अलग और अनोखा तरीका है। आपको बता दें कि कोमोडो ड्रैगन और मॉनिटर लिजार्ड अपने ही बेबीज का शिकार करते हुए इतने बेरहम हो जाते हैं कि उन्हें बचने का कोई मौका नहीं देते। ये उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि इन्होंने ही बच्चे को जन्म दिया था। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ये प्रीडेटर केवल जंगल के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी यही सबसे बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, आपको ये रिसर्च और कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।